आज का ये हमारा वीडियो हिंदी की जो टेस्ट सीरीज है हमारी उस पर आधारित है। आप लोग इसे करिए। पीडीएफ मैं इसकी अपने जो टेलीग्राम चैनल है संजय देव क्लासेस करके उसमें डाल दूंगा। बाकी आप लोग जैसे वीडियो के नीचे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेहनत तो हमने भी की, हमारा नहीं हुआ, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये एक प्रतियोगी परीक्षा है। इसमें गुड सभी होते हैं लेकिन बेस्ट बनना पड़ता है। यानी कि अच्छा सब कर रहे हैं लेकिन जो बहुत अच्छा होगा उन अच्छों के बीच में से वही जाकर के सिलेक्शन ले पाएगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धी बहुत है, सीटें लिमिटेड होती हैं, ये वजह है। अन्यथा जैसे कोई मान लो हाई स्कूल का पेपर है, वहां 80% लाने वाला बच्चा भी बहुत अच्छा माना जाता है, 85 वाला भी बहुत अच्छा माना जाता है, 90 वाला भी बहुत अच्छा माना जाता है और फर्स्ट डिवीजन हम सबको बोलते हैं। परंतु वहां अनलिमिटेड होता है, यानी कि 100 बच्चों ने परीक्षा दी है तो 100 के 100 भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है बताओ, 1 लाख लोग परीक्षा देने बैठ रहे हैं, सीटें हैं 400, तो सीधी सी बात है कि उन 1 लाख लोगों में से जो 400 सबसे बेस्ट हैं वही इस परीक्षा को पास कर पाएंगे। आपका जो धांधली है, ये सारी चीजें हैं, वो चीजें हैं, उनको अगर हम छोड़ दें तो फेयर तरीके से भी 100% हो तो जो सबसे बेस्ट हो उसका हो पाएगा। और बेस्ट होने के लिए वनडे एग्जाम में मेरा मानना जहां तक ये है, अपने अनुभव से बता रहा हूं, कि आपका दिन भी बहुत काउंट होता है। आपका दिन बहुत अच्छा है तो आपका गेम हो जाता है। दिन खराब है, 1-2 क्वेश्चन आपके खराब हो गए और आप बहुत अच्छा करके आए हैं, लेकिन उन 1-2 क्वेश्चनों की वजह से आप एक आध नंबर उनसे पिछड़ भी जाते हैं। इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हमारी जो गलतियां हैं पिछले पेपरों में वो कहाँ थी, उनमें सुधार करें, निरंतर अपने प्रयास को जारी रखें, आगे जाकर के आपको भी सफलता अवश्य मिलेगी। चलो इसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक अयोगवाह वर्ण है? अयोगवाह, देखो जो हिंदी में है उसमें अयोगवाह वर्ण कहा जाता है अंक और अह, अर्थात अनुस्वार और विसर्ग वाले जो 2 शब्द हैं इन्हें हम आपके अयोगवाह कहते हैं, क्योंकि इनमें कंबाइंड रूप से जो स्वर हैं और व्यंजन हैं दोनों की आपकी ध्वनियां निकल के आती हैं। जैसे इसमें नौ ध्वनि आपके व्यंजन की है, अ ध्वनि स्वर की है, इसमें अ ध्वनि स्वर की है, ह ध्वनि व्यंजन की है। इसीलिए आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इनको न तो हिंदी वर्णमाला के स्वरों में रखा और ना ही इन्हें आपके व्यंजनों में रखा, और उन्होंने इनको एक अलग नाम दे दिया, वो था अयोगवाह। तो हिंदी वर्णमाला में 2 ही वर्ण, और नहीं होता है, ये वर्ण नहीं होता है, ये नहीं होता है, अनुस्वार वाला होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, आप कैसे भी फंसा सकता है वो आपको। तो अ, अंक और अह, जिन्हें वैसे वर्णमाला में रख दिया जाता है आपका स्वरों के अंत में, वैसे इनका स्थान कहीं पर भी नहीं है। ना तो स्वर 11 स्वरों में आते हैं ये, और ना ही आपके जो व्यंजन होते हैं क से लेकर ज्ञ तक उसमें आते हैं। तो इसीलिए आचार्य किशोरदास वाजपेयी ने इन्हें अयोगवाह कहा था। अब तक कितने विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं? अब तक वर्तमान तक जो विश्व हिंदी सम्मेलन है 2023 तक, उनकी संख्या हो गई है 12। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में आयोजित हुआ था। तब से लेकर के वर्तमान में जो 2023 में हुआ फिजी में, वो आपका 12वां हिंदी सम्मेलन था, ये ध्यान रखिएगा। अगला, कौन सी एक शुद्ध वर्तनी है? कौन सी एक शुद्ध वर्तनी नहीं है, होना चाहिए था इसमें नहीं है, यानी कि अशुद्ध वर्तनी है। तो श्रवण बिल्कुल सही वर्तनी है, सुनना या श्रवण, बहिष्कार भी बिल्कुल सही वर्तनी है, सदृश भी बहुत सही वर्तनी है, प्रसन्न गलत वर्तनी है। यहां पर जो आपका 100 होता है वो ये होता है, तो ये प्रसन्न आपका, इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है चौथा, नायक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। नायक, नायक शब्द में होगी अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि में क्या होता है, पहले पद का अंत ए या ऐ में हो, ए में हो या फिर, अयादि संधि का नियम यह है, पहले पद का अंत ए में हो, बाद में कोई अन्य स्वर आए,
आएगा स्वर ही, क्योंकि स्वर संधि है, तो ए बन जाता है अय। यही अगर अय में हो और अन्य स्वर आए तो ये बन जाएगा आय। वैसे ही ओ में हो और कोई अन्य स्वर आए तो ये बन जाता है औ, और औ में हो और बाद में कोई अन्य स्वर आए, बाद में कोई अन्य स्वर आए तो वो बन जाता है आ। तो ये देखने वाली बात है। तो जैसे नायक है तो इसका सही संधि विच्छेद होगा ने धन अक। अब देखिए, पहले पद का अंत किसमें हुआ? अय में हुआ। दूसरे पद का आरंभ किसमें हुआ? औ में। अभी क्या लिखा? ए अय के साथ अगर कोई स्वर आए तो ये बन जाता है आय, ये बन जाता है आय। तो अब ये बताइए, जब हम नई में से अय हटा देंगे तो ये रह जाएगा नौ, और अय और ये मिलकर के, अय और ये अ मिलकर के बन गए हैं अब आय। तो ये बन गए हैं आय, और बाकी कौ तो अपनी जगह पर सही है। तो अब आप क्या कर सकते हैं? ना से अगर नौ से आपने नई की मात्रा तो अय की मात्रा तो हटा दी है, आ की मात्रा जोड़ दीजिए। जब नौ में हलंत लगा है तो एक मात्रा के लिए स्पेस है यहाँ, तो आ की मात्रा यहाँ एडजस्ट हो जाएगी, ये बन जाएगा नायक। तो इसका मतलब इसका सही आंसर होगा ये, और ये संधि होगी आपके अयादि संधि। बदबू शब्द में उपसर्ग होगा, उपसर्ग। अब यहां उपसर्ग पूछ लिया, ये ध्यान में रखिएगा। उपसर्ग, बदबू शब्द में उपसर्ग होगा। उपसर्ग मतलब जो पहले आए। तो यहां पर मूल शब्द देखिए क्या होगा? बू। ये एक आपका विदेशी भाषा का शब्द है, बू। बू का मतलब क्या होता है? गंध। बू का मतलब क्या होता है? इसके आगे क्या लगा है? बद। बद का मतलब क्या होता है? खराब, ऐसी गंध जो खराब हो। तो इसका मतलब इसके आपका जो इसमें उपसर्ग लगा है वो बद है। बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, वो बू करके आ जाएंगे, क्योंकि वो समझेंगे कि प्रत्यय लगा है, लेकिन प्रत्यय नहीं लगा है। प्रश्नों को सही तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। आप कभी भी पेपर में जल्दबाजी मत कीजिए। उत्तराखंड के पेपरों में आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, 2 घंटे का समय होता है, बहुत आसानी से होता है ये 2 घंटे में आपका। अगर आप बहुत धीमे धीमे भी करेंगे तो आपके पास 20-25 मिनट शेष ही रह जाएंगे। समय की कमी के कारण आपके क्वेश्चन कभी नहीं छूटेंगे उत्तराखंड में। जो आपका 100 नंबर वाला पेपर है, तो उसमें आप ये ध्यान में रखिएगा कि प्रश्नों को जल्दबाजी में पढ़ने से बचें, क्योंकि कई बार आपका एक आध क्वेश्चन तो केवल इस वजह से गलत हो जाते हैं क्योंकि आप क्वेश्चनों को गलत पढ़ते हैं, इसीलिए। तो इसमें आपका उपसर्ग पूछा है, तो आपको बताना है आगे क्या है। तो ब दबू नहीं होता है, मूल शब्द क्या है? बू। बू के आगे जो भी लगा है वो आपका उपसर्ग है, तो बद होगा। देश विदेश शब्द में कौन सा समास होगा? देश विदेश। एक तरफ क्या लिखा है? देश, एक की तरफ क्या लिखा है? विदेश। ये दोनों ही क्या है? संज्ञा शब्द है। देश विदेश क्या है? दोनों ही आपका जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो जब किसी आपके समास में दोनों पद प्रधान हो और बीच में डैश लगा हो, तो यहां पर हम इसे तोड़ दें तो देश और विदेश आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है द्वंद्व समास। द्वंद्व इसलिए बोलते हैं जब समास के दोनों पद बराबर हो और आपस में एक दूसरे के समानता के साथ एक दूसरे से तालमेल बिठाए तो उन्हें हम द्वंद्व बोलते हैं। द्वंद्व का मतलब आमने सामने की लड़ाई। लड़ाई तभी होगी जब दो बराबर होंगे। तत्पुरुष में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान हो जाता है, पहला गौण हो जाता है। द्विगु में क्या होता है? पहला पद क्या हो जाता है? आपका संख्यावाचक हो जाता है। और जो आपके कर्मधारय समास है उसमें पहला पद विशेषता बन जाएगा यानी कि विशेषण, दूसरा पद आपका संज्ञा बन जाएगा या सर्वनाम बन जाएगा। बहुब्रीहि तो इनमें से कोई भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपका समास पहचानना बहुत ही आसान प्रक्रिया है। इसमें आपका देश विदेश में द्वंद्व समास होगा। कौन सा? एक तत्सम शब्द है, तत्सम। देखो, नाई तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है नापित। नीम, नीम भी आपका एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है निम्ब। पक्षी, पक्षी आपका तत्सम शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है, इसका आपका तत्सम होता है पंछी। तद्भव होता है पंछी, तत्सम यही है। झरना, झरना तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा
निर्झर। तो इसका मतलब ये है कि ये पक्षी बिल्कुल सही शब्द है, क्योंकि पक्षी संस्कृत भाषा का शब्द है। बाकी ये आपका संस्कृत में नापित होता है, वैसे नाई बन गया तद्भव, संस्कृत में निम्ब होता है, ये नीम बन गया, निर्झर होता है, ये झरना बन गया। तो इसका मतलब तत्सम शब्द ये है। अगला क्वेश्चन है, बड़प्पन नामक भाववाचक संज्ञा निर्मित हुई है। बड़प्पन नामक भाववाचक संज्ञा निर्मित हुई है। बड़प्पन, बड़प्पन का मतलब, बड़प्पन का मतलब बड़, तो इसमें बड़ा शब्द आया है पहले। तो बड़ा शब्द क्या होता है बताओ? बड़ा शब्द किसी आकार को बताता है, किसी वस्तु या किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण। आकार, मात्रा नहीं, आकार, आकार बताने वाले। वह बड़ा शहर है, तो शहर की संज्ञा क्या, शहर संज्ञा हो गया, बड़ा क्या हो गया उसका? आपका विशेषण हो गया। तो ये शब्द आपका बड़प्पन का, जो बड़प्पन नामक संज्ञा बनी है, भाववाचक संज्ञा, वो बड़ा शब्द इसमें जो आपका लगा है, इसी से मूल शब्द से निर्मित हुए। तो बड़ा अपने आप में एक क्या होता है? विशेषण शब्द होता है। ताकतवर व्यक्ति हमेशा जीतता है, ताकतवर विशेषण होगा। ताकतवर कौन सा विशेषण होगा ताकतवर में? गुणवाचक, निजवाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक? देखो, ताकतवर किसी व्यक्ति की क्या है? गुण है, ताकतवर होना, कमजोर होना, तो ये आपका गुणवाचक विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन है, नदी कलकल बहती है, रेखांकित पद होगा। नदी कलकल बहती है में रेखांकित पद होगा। ये रेखांकित पद कलकल, बहना क्या है? क्रिया, और ये क्रिया का क्या बता रहा है? विधि, क्रिया होने का तरीका बता रहा है। तो जब आपका क्रिया होने का तरीका बताया जाए तो वो होता है क्रिया विशेषण। कौन सा वाला? विधिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया, बहना क्या है? क्रिया, क्रिया की विशेषता जो भी बताए वो विशेषण होगा, क्रिया विशेषण होगा। अब वो आपका कलकल यहाँ क्या है? विधिवाचक क्रिया विशेषण है। विधिवाचक क्यों है? क्योंकि तरीका बता रहा है। ठीक है, तो कब बहता है, कहां बहता है, कितना बहता है, कैसे बहता है, ये चार ही शब्द हैं। अब यहाँ क्या बता रहा है? कैसे बह रही है नदी। बहना क्या है? क्रिया, और ये इसका कैसे बता रहा है। तो इसका मतलब क्रिया का कैसे बताना, कब बताना, कहां बताना, कितना बताना, क्रिया विशेषण के द्वारा संपन्न होता है। तो ये आपका क्रिया विशेषण। अयोध्या के राजा राम बड़े न्यायप्रिय थे। वाक्य में पदबंध होगा, क्योंकि आपका इसमें पूछा जाता है यूपीएसएससी में, ध्यान रखिएगा। अयोध्या के राजा राम। अब देखो, पदबंध किसे बोलते हैं? जब किसी वाक्य में कई पद मिलकर के एक पद के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हो, तो उन पदों के समूह को उस वाक्य में पदबंध कहा जाता है। जैसे इस वाक्य में पदबंध है ये। अब यहां पर ये इसको नहीं भी बोलता ना, तो भी इसका काम चल रहा था। राम बड़े न्यायप्रिय थे, लेकिन इसने एक पद, दो पद, तीन पद और चार पद बोले, तो ये हो गया पदबंध। और पदबंध की जो आपका विशेषता है वो सुन लो। पदबंध में जब पहला पद या जिसकी बात हो रही हो, जो मुख्य पद है, यदि वो संज्ञा है तो वो हमेशा संज्ञा पदबंध होगा। तो यहां राम की बात हो रही है, यानी कि इस जो पदबंध है उसकी लीडरशिप किसके हाथ में है? संज्ञा के हाथ में। राम एक संज्ञा शब्द है, तो ये पदबंध कैसा पदबंध होगा? संज्ञा। यहां पर ये विशेषता होती तो ये विशेषण पदबंध हो जाता, यहां पर ये क्रिया विशेषण होता तो क्रिया विशेषण पदबंध हो जाता। तो इस तरीके से आपका पदबंध में ये आपका संज्ञा पदबंध होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो बताइए। कपट, उसने कपट किया या की। कपट, दूसरों के साथ कपट करना भयानक होता है। कपट भयानक होता है, तो ता है, होता है, यानी कि पुल्लिंग। पहाड़ों की सुंदरता अपने आप में विशिष्ट होती है, तो सुंदरता क्या है? स्त्रीलिंग। मूर्खता, उसने मूर्खता
करी या करा, इसमें सही क्या बनता है? उसने मूर्खता करा या मूर्खता करी? मूर्खता करी, यानी कि स्त्रीलिंग। मुझे निद्रा आ रही है, रही है, रहा है नहीं बल्कि रही है, स्त्रीलिंग। ये भी स्त्रीलिंग, ये भी स्त्रीलिंग, ये भी स्त्रीलिंग, तो सही क्या होगा इस वाक्य में? पुल्लिंग, कपट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पानी का भी अर्थ है? यानी कि पानी के अनेकार्थों में इसमें से क्या होता है? ये चार के चार वैसे आपका वन के पर्यायवाची हैं, लेकिन इसमें से वन शब्द का एक अर्थ पानी भी होता है, तो ये इसका सही होगा। आम का पर्यायवाची नहीं है, आम का पर्यायवाची नहीं है। अमृत फल, आम्र, रसाल या पिक, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आपको ये होगा, क्योंकि पिक आपने सुना होगा आम के, लेकिन वो पिक बंधु होता है। पिक बंधु, पिक क्या है? आपका कोयल, कोयल को प्रिय है ये, इसीलिए पिक बंधु कहा जाता है किसे? आम को, ना कि पिक। तो ये तो होते हैं पर्यायवाची, ये भी होता है, ये भी होता है, अमृत फल, आम्र और रसाल, लेकिन पिक नहीं होता, पिक बंधु होता है। तो यहाँ बंधु तो है नहीं, बंधु तो यहाँ है नहीं, इसीलिए पिक शब्द नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होगा पिक। अगला, जिसका जन्म न हो, जिसका जन्म न हो के लिए एक शब्द, जिसका जन्म न हो के लिए एक शब्द। अजर, अजर का मतलब जो मरा ही नहीं, तो जन्म कहां से होगा? अनादि, जिसका अंत ही नहीं है तो उसका जन्म भी कहां से होगा? स्वयंभू, जो खुद से पैदा हुआ हो, जो स्वयं से पैदा हुआ हो, उसे स्वयं। जिसका जन्म नहीं हुआ है अजन्मा, जो जन्मा है ही नहीं वो क्या कहलाएगा? अजन्मा कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाई को मारकर राजकुमार राजा बन गया, वाक्य होगा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, भाई को मारकर राजकुमार राजा बन गया, एक ही वाक्य है बस, इसमें कोई दो उपवाक्य नहीं है। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य तब बनते हैं जब किसी वाक्य में दो उपवाक्य हो। दो उपवाक्य या तो एक दूसरे के ऊपर आश्रित हो या एक दूसरे को हमने जोड़ा हो। जब आश्रित हैं तो वो मिश्र वाक्य होता है, जब एक दूसरे को सुविधा के लिए जोड़ देते हैं अव्यय शब्द लगा करके तो वो संयुक्त होता है। यहाँ तो कोई है ही नहीं, इसमें ना तो आपको संयुक्त करने का कोई शब्द मिलेगा ना ही मिश्र करने का, तो ये होगा सरल वाक्य। अगला, आंखों पर चर्बी चढ़ना मुहावरे का अर्थ है। बोलते हैं ना आंखों, इसके तो आंखों पर चर्बी चढ़ गई, यानी कि घमंड पैदा हो गया है, यानी कि अभिमान पैदा हो गया है, तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला, तितली नामक उपन्यास की रचना की थी। तितली, तितली बहुत फेमस उपन्यास है। तितली और कंकाल दो उपन्यास लिखे थे जयशंकर प्रसाद ने। एक इनका एक और उपन्यास है जो बहुत फेमस है, कंकाल। ये दो उपन्यास है जयशंकर प्रसाद के। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब गौर से पढ़िएगा, वही मैं कह रहा हूं कि प्रश्न फंसा देता है कहीं कहीं। राजभाषा पढ़ते ही आप, अध्यक्ष पढ़ते ही क्वेश्चन में चले जाते हैं और बीजी खड़े कर दोगे, पर ऐसा नहीं करना है। पढ़ लीजिए, प्रथम राजभाषा समिति के अध्यक्ष, ना कि आयोग। आयोग अलग चीज है, आयोग अलग चीज है। आयोग को हम कमीशन बोलते हैं, समिति को हम कमेटी बोलते हैं, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो यहाँ पर समिति शब्द का प्रयोग करा है। तो जो आपका राजभाषा समिति थी भारत की पहली, वो गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में बनाई गई थी, ना कि बीजी खरे। बीजी खरे के नेतृत्व में पहला राजभाषा आयोग बना था। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? वात्सल्य रस, क्योंकि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का या अपने माँ के साथ उनका जो बाल लीलाएं हैं उनका सबसे आपका गहन वर्णन सूरदास ने करा। तो वात्सल्य रस का मतलब माँ और बेटे के बीच जो ममता है, जो आपका प्रेम है, उसे हम वात्सल्य बोलते हैं। सूरदास के जैसा वात्सल्य रस शायद ही कोई लिख पाए। जन्मांध थे, देखा नहीं था कैसा होता है, लेकिन उन्होंने महसूस करते हुए भी इतनी गहराई से इसे लिखा है कि उन्हें आपका वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। तो ये 20 क्वेश्चन है, इनको पहले आप पीडीएफ से कर लीजिएगा, उसके बाद इसको यहाँ सॉल्यूशन देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम सारी चीज़ों के डाल रहे हैं और हर बच्चे से मेरा निवेदन है कि वो प्रैक्टिस सेट जरूर करें। प्रैक्टिस सेट करने से आपका अपना आकलन होता रहता है। मैं हमेशा आप लोगों को ये कहूँगा कि अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस चेक करनी है तो आप लोग जरूर इस सारी चीज़ें जरूर करें। ये एक्टिविटी है, हर दिन हर पढ़ाई के साथ आपकी ये एक्टिविटी सम्मिलित होनी चाहिए। इससे आपका बहुत हद तक क्वेश्चन भी याद हो जाते हैं
और वो क्वेश्चन बार बार आते हैं। देखो हिंदी में कितना, मान लो हमने 50 सेट कर दिए, 50 गुना अगर हम 20 कर दें तो 1000 शब्दों का कलेक्शन हो जाएगा। तो उसमें हमारे पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, मुहावरे, ये तो हमें वैसे ही याद हो जाएंगे अगर हम प्रैक्टिस सेट सही से करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में हम बहुत गहनता से उसमें सोचते समझते हैं, तो उससे जल्दी याद भी हो जाता है। धन्यवाद।